सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। वैगाबॉन्ड कोई नॉर्मल मंगा नहीं है। ये उन मंगाओं में से है जिनका नाम सुनते ही लेजेंड वाला फील आता है। कमंगा वर्जन दुनिया भर में जबरदस्त पॉपुलर है और सच बोलूं तो काफी टाइम से मेरे दिमाग में था कि इसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ तलवारों की कहानी नहीं है, ये इंसान के अंदर चल रही जंग की कहानी है। अब कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। वैगाबॉन्ड जिस इंसान पर बेस्ड है वो कोई फिक्शन कैरेक्टर नहीं। ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो रियल लाइफ में मौजूद था एडो पीरियड के टाइम पर। उसकी जिंदगी पर एजी योशिकावा ने एक नोवेल लिखी, मुसाशी, और उसी नोवेल से इंस्पायर होकर तकेहिको इनुए ने बनाया वैगाबॉन्ड मंगा। अब आते हैं असली गेम पर। चैप्टर 1, शिनमिन तकेजो। मंगा की शुरुआत ही सीधा लाशों से होती है। चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हैं। साफ दिख रहा है कि यहाँ जबरदस्त वॉर हुई थी और उन्हीं लाशों के बीच एक बंदा अभी भी जिंदा है। यही है हमारा मेन कैरेक्टर शिनमिन तकेजो। उसके साथ उसका दोस्त भी है, माताहाची होनेडन। तकेजो अपने दोस्त को उठाकर आगे चलने लगता है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि ये दोनों अपना गांव छोड़कर निकले हैं। इनका सपना सीधा है, फेम चाहिए, नाम चाहिए। उस जमाने में वॉरियर्स की बहुत इज्जत थी। आज के टाइम में फेम कमाना आसान हो गया है, लेकिन एक चीज तब भी सेम थी और आज भी सेम है। लोग पागल थे नाम के पीछे और आज भी हैं। रात होती है, दोनों रुकते हैं। माताहाची टूट चुका है। वो कहता है 10 दिनों से ढंग का खाना नहीं मिला, घास खा रहे हैं हम। गांव छोड़ा था सोचकर कि एक दो जनरल गिराएंगे और नाम बन जाएगा, पर अब तो लगता है जिंदा भी बचेंगे या नहीं। और तभी एक तलवार सीधा उसके गले के पीछे आ जाती है। अटैक होता है। माताहाची किसी तरह जान बचाकर भागता है और चिल्लाता है, टाकेजो, रेफ्यूजी हंटर्स आ गए हैं। लगता है वॉर अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ तकेजो वो अकेला ही हंटर्स से भिड़ जाता है, बिना किसी हथियार के। वो बोलता है, अगर मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और सच में वो दोनों हंटर्स को बुरी तरह कुचल देता है। जो बंदा माताहाची पर अटैक कर रहा था, तकेजो एक बड़ा पत्थर उठाकर उसका सिर कुचल देता है। इसके बाद दोनों फिर आगे बढ़ते हैं। तकेजो बोलता है, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। माताहाची भी जोश में आकर कहता है, जो भी हो जाए हम नाम बनाकर ही रहेंगे। लेकिन शरीर की भी लिमिट होती है। थोड़ी देर बाद माताहाची बेहोश होकर गिर जाता है। तकेजो देखता है आसपास फिर से लाशें पड़ी हैं। उसे सेंस हो जाता है यहाँ कोई है, और तभी तकेजो भी बेहोश हो जाता है। अंधेरे में एक लड़की उसके पास आती है। चैप्टर 2, ओको एंड अकेमी। तकेजो को होश आता है। उसके सामने एक औरत बैठी है, ओको। उसका दोस्त भी वहीं है, सेफ। तकेजो उठते ही बोलता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। माताहाची उसे रोकता है, पागल है क्या? इन्होंने हमारी जान बचाई है, खाना दिया है और चाहती हैं कि हम कुछ दिन यहीं रुकें। बाहर रेफ्यूजी हंटर्स हमें ढूंढ रहे हैं, ओको भी बोलती है, और तुम दोनों में से किसी एक को अकेमी से शादी करके यहीं रुक जाना चाहिए। माताहाची तुरंत मना कर देता है, मैं नहीं कर सकता, मेरी पहले से मंगेतर है। तकेजो और अकेमी बाद में। तकेजो बाहर मशरूम इकट्ठा कर रहा होता है। अकेमी उसे बताती है कौन से जहरीले हैं और कौन से सही। बातों बातों में पता चलता है अकेमी सिर्फ 15 साल की है और तकेजो 17। अकेमी शौक में चली जाती है। उसे लग रहा था तकेजो 30 के आसपास होगा। फिर वो बताती है, हम चोर हैं, मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी से कवच और तलवारें निकालकर बेचते हैं। तकेजो पूछता है, वो आदमी कौन है? उसी वक्त पीछे से एक आदमी आता है। अकेमी उस पर पत्थर मारने लगती है। तकेजो उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। अकेमी बताती है, ये है कुजिरो तेन्मा, मेरे पिता का कातिल। चैप्टर 3, वो आदमी धमकी देता है, तुम और ओको फिर से चोरी कर रहे हो। कोजिरो गैंग इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके बाद ओको सारा चोरी का सामान छुपा देती है। उनमें से एक लकड़ी की तलवार तकेजो को पसंद आती है। ओको उसे रखने देती है। रात में सब खाना खाते हैं और साके पीते हैं, यानी दारू। ओको जानबूझकर तकेजो को ज्यादा पिला देती है। माताहाची बोलता है, अब हमें निकल जाना चाहिए। तकेजो पूछता है, कहाँ जाएं? माताहाची कहता है, क्यों ना वापस गांव चलें। लेकिन ज्यादा पीने की वजह से तकेजो वहीं सो जाता है। तकेजो का सपने में वो अपने पिता से बात करता है। पूछता है, माँ कहाँ चली गई? पिता उसे मारते हुए बोलता है, अब वो औरत तुम्हारी माँ नहीं। तकेजो की नींद खुल जाती है। सामने ओको बैठी उसे घूर रही होती है। वो उसे किस करने की कोशिश करती है। तकेजो पीछे हट जाता है। ओको गुस्से में बोलती है, तुमने मेरा अपमान किया है। और तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। बाहर खड़े होते हैं कोजिरो गैंग के लोग। पूरी कोजिरो गैंग ओको के घर को ऐसे खंगालने लगती है जैसे एफबीआई रेड पड़ी हो। हर कोना, हर दीवार, हर छत, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ओको ठंडे दिमाग से बोलती है, मैंने पहले ही कहा था, हमने कुछ नहीं चुराया। नामा हंसते हुए बोलता है, साके तो होगी, पता है ना कहाँ रखी है? ओको सीधा जवाब देती है, हाँ पता है, हिम्मत है तो जाकर खुद ले लो। अब यहाँ नामा अपनी औकात दिखाता है। वो बोलता है, अगर मेरी बन जाओ तो ये सब झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओको तुरंत पलट के बोलती है, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि अपने पति के हथियारों के दम पर किसी से इश्क लड़ाऊं। और यहीं हमें कन्फर्म होता है, आकेमी ओको की बेटी है। सच बोलूं तो यार, पहली नजर में तो वो उसकी बड़ी बहन लग रही थी। झूठ ज्यादा देर नहीं चलता। नामा अपने आदमियों से बोलता है, सीलिंग भी चेक करो। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं,
धड़ाम, ऊपर से ढेर सारी तलवारें गिरती हैं। सीधा झूठ एक्सपोज। फिर अकेमी अलमारी के अंदर से मिलती है। नामा गुस्से में अपने आदमियों से बोलता है, इसका काम तमाम कर दो। और अब वो ओको की तरफ बढ़ता है। यहीं एंट्री होती है शैतान की कमरे के दरवाजे पर। तकेजो और माताहाची पहले से घात लगाए खड़े थे, लेकिन नामा कोई छोटा खिलाड़ी नहीं। वो दरवाजे में मुक्का मारकर छेद कर देता है, दूसरा दरवाजा भी तोड़ देता है और तकेजो का मुंह अपने हाथ से दबोच लेता है। लेकिन भूल गया था एक बात, तकेजो इंसान नहीं, जानवर है। तकेजो उसका हाथ दांतों से काट लेता है, मांस नोच लेता है और अगली ही सेकंड उसके सर में तलवार घुसेड़ देता है। चैप्टर 5 ब्लड गेम। तकेजो बोलता है, अच्छा हुआ गांव छोड़ दिया, तू जनरल है ना, आज तुझे मारना मेरे लिए फक्र की बात है। माताहाची भी तलवार उठा लेता है और उसके आदमियों को काटना शुरू कर देता है। तकेजो की आंखें अब बदल चुकी थीं, पूरी बीस्ट मोड। नामा उसकी आंखें देखकर इतना डर जाता है कि बिना लड़े ही भाग खड़ा होता है। तकेजो उसका पीछा करता है, छलांग मारता है और तब तक वार करता है जब तक उसका सर कीमा नहीं बन जाता। पीछे से माताहाची बोलता है, इसके आदमी तो बड़े कमजोर निकले, मैंने आराम से निपटा दिया। एक घायल आदमी को छोड़ते हुए वो बोलते हैं, जाकर बता देना मियामोतो गांव के माताची और शिनमेन टेक्जो ने तुम्हारे जनरल को मारा है। दोनों हंसते हुए लौटते हैं। ओको उन्हें देखकर बोलती है, देखो जरा, जैसे खून का खेल खेलते बच्चे हों। फिर उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसे तुमने मारा है उसका भाई है, ससाकी कोजिरो, और वो कई गुना ज्यादा खतरनाक है। चैप्टर 6 ट्रबल्स ऑफ माताहाची। रात का सन्नाटा। माताहाची बाहर बैठा सोच रहा था कि अब कोजिरो से कैसे बचेंगे, लेकिन सोच धीरे धीरे फिसलती है और इंसान का कमजोर हिस्सा जाग जाता है। वो ओको के कमरे की तरफ बढ़ता है। अंधेरा, कंफ्यूजन, गलत फैसला। उसे उसी पल एहसास हो जाता है कि ओको का दिल किसी और के लिए धड़कता है। सुबह होते ही माताहाची खुद से शर्मिंदा होता है। पानी में मुंह डालकर अपनी मंगेतर ओत्सु से माफी मांगता है। वो तकेजो से कहता है, चल वापस गांव चलते हैं। तकेजो शांत आवाज में बोलता है, तुम जाओ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं वैगबॉन्ड हूँ जिसका कोई घर नहीं होता, जो बस चलता रहता है। लेकिन खतरा वापस आ चुका था। कोजिरो गैंग फिर आ जाती है। जनरल मर चुका था, अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। भूखे कुत्तों की तरह वो ओको की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 7 फेयरवेल टेक्जो बिना सोचे अंदर कूद पड़ता है। चीते की स्पीड, बिना डर। माताहाची बाहर खड़ा कांप रहा होता है, खुद को समझाता है, वो तेरा बचपन का दोस्त है, अगर तू नहीं गया वो मारा जाएगा। हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। अंदर टेक्जो उनकी ही तलवारों से एक एक को काट रहा होता है। कमरा खून से भर जाता है। सब खत्म। बाहर आकर वो पेड़ के पीछे गिरे हुए कपड़े देखता है। उसे सब समझ आ जाता है। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ जाता है। चैप्टर 8 मियामोटो विलेज की आग। तो सीन खुलता है मियामोटो विलेज से, जहां गीता की जो आखिरकार अपने घर वापस आ चुका है। तभी खेतों से एक बंदा पागलों की तरह दौड़ता हुआ आता है और सीधा एक बुढ़िया के सामने गिर पड़ता है। ये बुढ़िया कोई आम नहीं, ये है माताजी की माँ। वो हाँफते हुए बोलता है, मैंने शिनम ताकीजो को गांव में देखा है। ये सुनते ही बुढ़िया का दिमाग घूम जाता है। घर पहुंचते ही वो खुद से बोलती है, अगर ताकीजो वापस आया है तो मेरा बेटा माताजी भी जरूर साथ आया होगा। आखिर उसी हरामी के साथ तो वो वॉर में गया था। फिर गुस्से में अपने लड़कों को हुक्म देती है, जाओ ताकीजो को ढूंढ कर लाओ, अभी के अभी। और खुद बैठकर रोने लगती है। दिल से दुआ कर रही थी कि काश उसका बेटा जिंदा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आग भी सुलग रही थी, क्योंकि उसी ताकीजो की वजह से उसका बेटा जंग में गया था। वो बड़बड़ाती है, अगर वो साला यहाँ मेरे बेटे के बिना आया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो खुद ताकीजो के घर जाती है, ये देखने के लिए कि कहीं वो वहीं तो नहीं छुपा। लेकिन वहां पहले से ही समुराई पहुंच चुके होते हैं ताकीजो को पकड़ने के लिए। वो उनसे पूछती है, अकेला आया था क्या? समुराई बोलते हैं, हाँ। बस इतना सुनते ही बुढ़िया घुटनों पर बैठ जाती है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि माताजी वॉर में मर चुका है। वो समुराइयों से कहती है, ताकीजो कोई आम इंसान नहीं। 13 साल की उम्र में उसने एक हट्टे कट्टे आदमी को मार दिया था। सूरज ढलने से पहले पकड़ लो, वरना वो तुम्हारी औकात से बाहर हो जाएगा। अब पूरे गांव में समुराई ताकीजो को ढूंढते फिर रहे होते हैं। उधर से एक लड़की गुजरती है, और हाँ, ये है ओत्सु, माताजी की मंगेतर। अचानक झाड़ियों से ताकीजो निकलता है। ओत्सु उसे देखकर शौक में चिल्ला पड़ती है। पीछे खड़े समुराई आवाज सुन लेते हैं और ताकीजो दिख जाता है। तभी ओत्सु को समझ आता है, ये तो ताकीजो है। चैप्टर 9 बीस्ट मोड ओनन। चैप्टर 9 में पता चलता है कि अब तक समुराई ताकीजो को पकड़ नहीं पाए हैं। बुढ़िया उनके लीडर को बोलती है, मुझे कोई हैरानी नहीं, वो आदमी बचपन से पहाड़ों में रहा है, हर जानवर का शिकार किया है और खाया है। ही इज नॉट ह्यूमन, ही इज अ बीस्ट। तुम्हारे लोग उसे बार बार खो देंगे। कट होता है जंगल में, जहां ताकीजो आराम से मांस चबा रहा होता है। तभी उसे एक आदमी आरोग्य था दिखता है। वो सामने पहुंचते ही कांपने लगता है। ताकीजो बोलता है, माताजी जिंदा है, ये मैसेज उसकी माँ तक पहुंचा देना। अचानक उसे फील होता है कि कोई और भी पास आ रहा है। वो उस आदमी का मुंह पकड़कर नीचे झुका देता है। ताकीजो हैरान होता है कि गांव वाले समुराइयों की मदद क्यों कर रहे हैं। वो गुस्से में उस आदमी की नाक में मुक्का मारता है, भाग और मेरा मैसेज पहुंचा देना। वो आदमी दौड़कर गांव में चिल्लाता है, ताकीजो उधर है। इधर रिवील होता है कि माताजी ओको और अकामी के साथ चला गया है और अब
वापस नहीं आने वाला, क्योंकि उसे ओको से प्यार हो गया है। रात में बुढ़िया को लगता है कि उसका बेटा लौट आया है। वो बाहर दौड़ती है, लेकिन सामने सिर्फ ताकीजो खड़ा होता है। ये सिर्फ उसका वहम था। ओत्सु का ब्रेकडाउन। दूसरी तरफ ओत्सु समुराई लीडर को साके सर्व कर रही होती है, लेकिन वो ठरकी साला उस पर लाइन मारने लगता है। तुम्हारा मंगेतर तो वॉर में मर गया होगा, अब इंतजार किस बात का। वो प्रीस्ट को बाहर निकाल देता है और नशे में ओत्सु पर चढ़ जाता है, लेकिन ओत्सु भी कमजोर नहीं थी। सीधा जोरदार बैक किक उसके मुंह पर। मैं माताजी की फियांसे हूँ और मेरी शादी उसी से होगी, कहकर वो बाहर आकर रोने लगती है। प्रीस्ट आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। वैसे तुम्हारे नाम एक लेटर आया था। चैप्टर 10। सच का जहर। इधर बुढ़िया ताकीजो पर चाकू से हमला करती है। ताकीजो चाकू छीनकर फेंक देता है और बोलता है, माताजी जिंदा है। ये सुनते ही बुढ़िया खुशी से रो पड़ती है। फिर पूछती है, तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? मेरा बेटा कहाँ है? ताकीजो मजबूरी में कड़वा सच बोल देता है, वो अब किसी और औरत के साथ है और उसी के साथ चला गया है। बुढ़िया को जोर का झटका लगता है। उधर ओत्सु लेटर पढ़ती है। पहले ओ को लिखती है, मैं वो औरत हूँ जिसके साथ माताजी है, उसे भूल जाओ। फिर माताजी का लेटर, मुझे माफ करना ओत्सु, अब मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ बस। ओत्सु टूट जाती है, पागलों की तरह चीखने लगती है। सबसे बड़ा धोखा, बुढ़िया ताकीजो से माफी मांगती है, उसे घर में बुलाती है, खाना नहाना सब ऑफर करती है। ताकीजो भरोसा कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, देखता है चारों तरफ समुराई खड़े हैं। पूरा ट्रैप उसी बुढ़िया ने बिछाया था। हंसते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगा मेरे बेटे के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे और मैं मान लूंगी? मेरा बेटा किसी और औरत के साथ नहीं जा सकता। ताकीजो नंगा ही बाहर निकल आता है। बुढ़िया बोलती है, सरेंडर कर दो, लड़ने का कोई फायदा नहीं। तभी एक समुराई हमला करता है और ताकीजो उसे एक ही वार में ढेर कर देता है। सब डर जाते हैं, ये साला तो डेमन है। ताकीजो ठंडे लहजे में बोलता है, अगर मुझे मारना है तो पूरे इरादे से हमला करो, वरना मारे जाओगे।